हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरण सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ये जो ज्योग्राफी है, ये ओनली जो आज अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये ओनली बीए पार्ट सेकंड का ही विषय नहीं है। ये 12th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर आपको जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी होगी। तो सभी एकाग्रता के साथ में आज की वीडियो को देखेंगे। तो हम बात करते हैं मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल, देखिए सबसे पहले हम भूगोल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो भूगोल विषय है, तो अगर बात की जाए तो आज से 2300 वर्ष पहले पूर्व की बात करते हैं। तो 2300 वर्ष पूर्व एक ग्रीक विद्वान थे। ग्रीक विद्वान थे जिनका नाम था इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज जो था, इसने ज्योग्राफी नाम दिया था। ध्यान रखिएगा, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के अंदर इन्होंने उस समय मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में गए हुए थे, वहाँ पर इन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया। जियोग्राफी जिसे हम भूगोल कहते हैं, जिसे हम हिंदी में भूगोल कहते हैं, जिसे उन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया था। तो ज्योग्राफी शब्द से देखिए जरा क्या मीनिंग निकलता है ज्योग्राफी शब्द का। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ ओनली ज्योग्राफी शब्द देने वाले व्यक्ति हैं, बल्कि ज्योग्राफी का जो पिता माना जाता है, ज्योग्राफी का जो जनक है, ज्योग्राफी का जनक होगा। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो भूगोल का जनक कहते हैं हिक्केटियस को। हिक्केटियस को कहते हैं भूगोल का जनक। ये बात अलग से ध्यान रखनी है आपने। इसे भूगोल का जनक नहीं कहते, इन्होंने भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द दिया था। जियो का मतलब है पृथ्वी, इसका मतलब है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब है ग्राफोस से बना है ये शब्द, ग्रीक भाषा का ग्राफोस है। तो उसका अर्थ होता है कि वर्णन करना, यानी इसका मतलब यहाँ से ये निकलता है कि ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाएगा। लेकिन एक विद्वान थे कोई, जिनका नाम था हेगेट करके, एक प्रोफेसर हेगेट नाम था उनका, प्रोफेसर हेगेट। उनका मानना था कि ज्योग्राफी केवल पृथ्वी का वर्णन ही नहीं है, वो पृथ्वी के वर्णन नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले मानवीय गतिविधियों को भी इसमें सम्मिलित करते हैं। कि वो कहते हैं कि मानवीय गतिविधियों को भी देखा जाए तो तब हम उसे कहेंगे ज्योग्राफी, यानी ये जो मानवीय गतिविधियों को भी इन्वॉल्व करते हैं। और इसी तरह से एक है स्ट्रेबो, ये जर्मन भूगोलवेत्ता है। जर्मन भूगोलवेत्ता है, जर्मनी के हैं। इनके साथ में हमबोल्ट इनके समकालीन थे। स्ट्रेबो जो है जर्मन से है, लेकिन हमबोल्ट रिटर के समकालीन थे। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिएगा जरा, स्ट्रेबो क्या कहते हैं? स्ट्रेबो कहते हैं कि भूगोल बसे हुए पृथ्वी का वर्णन है, यानी बसे हुए विश्व का वर्णन है। इन्होंने कहा भूगोल बसे हुए विश्व का वर्णन है। तो इन्होंने भूगोल को बसे हुए विश्व का वर्णन कहा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये अर्थ निकलता था कि पृथ्वी का वर्णन करना है, लेकिन ये कहते हैं सिर्फ बसे हुए विश्व का वर्णन करना है, यानी बसे हुए का, जहाँ जहाँ मनुष्य रह रहा है, मानव रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, आगे चल करके इसकी शाखाएं बन जाएंगी, भूगोल की शाखाएं बन जाएंगी आगे चल करके, कि भूगोल का मूल रूप क्या है और भूगोल के अलावा आगे की शाखाओं का जो है उनका काम क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं हम। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद में देखो, ये जितनी भी घटनाएं हैं ना, ये सारी की सारी ये है प्राचीन काल की घटनाएं हैं। ये प्राचीन काल यानी इसका अपन आगे विकास देखेंगे, मानव भूगोल का विकास देखेंगे। मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ है, तो उसमें हम देखेंगे कि भूगोल का प्राचीन काल का भूगोल, मध्यकाल का भूगोल और आधुनिक काल का। ठीक है,
तो देखिए प्राचीन काल में तो ये घटनाएं हुई थी। इरेटोस्थनीज थे और इसी इनके साथ में थे टोलमी, जिन्होंने देखो इरेटोस्थनीज ने पहली बार अक्षांश देशांतरों के बारे में कहा। अक्षांश देशांतर किसकी देन है? तो अक्षांश और जो देशांतर है, ये देशांतर ये दिए हैं इरेटोस्थनीज ने दिए हैं। और इरेटोस्थनीज ने अक्षांश देशांतरों के आधार पर पृथ्वी की गोलाई देखी और गोलाई देखने के आधार पर उन्होंने पृथ्वी का जो परिधि है, पृथ्वी की परिधि जो है वो बताई 25,000 मील बताई उन्होंने पृथ्वी की परिधि बताई 25,000 मील। और 25,000 मील बना करके उन्होंने इस हिसाब से उन्होंने एक मैप तैयार कर दिया। और इनके बाद में हुए टोलमी होते हैं। तो टोलमी क्या करते हैं? टोलमी बताते हैं पृथ्वी की परिधि को 12,000 मील। वो 12,000 मील ही बताते हैं पृथ्वी की परिधि को, और 12,000 मील मान करके वो मैप तैयार कर देते हैं। अब होता क्या है कि टोलमी का मैप लेकर के देखो, ये बराबर में अगर हम हिस्ट्री की बात भी चलाएं तो इस समय जब ये टाइम है, इरेटोस्थनीज का जब ये टाइम है, तो इस समय ब्रिटेन वालों का, यानी जो यूनान वाले हैं, ग्रीक यानी कि यूनान यानी यूरोप वाला जो इलाका है, यूरोप के जो लोग हैं वो अरब से मसाले मंगवाते थे। अरब जो बीच का इलाका आता है, अरब से मसाले मंगवाते थे और अरब वाले उनको बताते नहीं थे कि ये मसाले भारत से आते हैं, उन्होंने उनको बताया नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे बाद में अब ये अरब वाले जो थे वो स्थल भाग से तो उनको एंटर करने नहीं देंगे, कि जो यूरोपीय हैं वो चाहते थे कि डायरेक्ट जाकर के भारत से मसाले लिए जाएं, लेकिन वो उसको वहाँ से एंटर नहीं करने देते थे, क्योंकि अरब जो है मध्य एशिया का काफ़ी बड़ा इलाका है। अगर आपको मैप पता हो तो मैप अच्छी तरीके से याद रखना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम आगे देखेंगे। तो इस इलाके से वो एंटर नहीं करने देते थे, इसीलिए उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? जल का रास्ता चुना, जनमार्ग को चुना कि जल मार्ग में के अकॉर्डिंग, यानी कि जहाज़ों के अकॉर्डिंग हम जाएंगे और भारत की खोज करेंगे, ठीक है ना। तो हालांकि भारत की खोज तो पहले से हो चुकी है। जो वास्को डी गामा जाएंगे ना, वो भारत के लिए सिर्फ समुद्री मार्ग की खोज करेंगे, समुद्री मार्ग की खोज, ठीक है ना। अब क्या होगा, इरेटोस्थनीज ने मैप तैयार किया, उसके बाद में टोलमी ने मैप दिया। टोलमी का मैप लेकर के एक व्यक्ति भारत की खोज के लिए निकला जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस ने वहाँ के राजा से पैसे वैसे लिए, ठीक है, पैसा लिया पूरा, खूब सारा ले लिया कि मेरे को रास्ते में इतना कुछ चाहिए होगा, यहाँ पर मेरे को रुकना पड़ेगा, मेरे को खाना पीना है, इसके आप पैसे दीजिए। तो उस वहाँ के राजा ने उसको पैसे दिए और रवाना कर दिए, जहाज़ दे दिया कि हाँ ठीक है, जाओ भारत की खोज करो और हमें वहाँ से मसालों का व्यापार करना है। अब ये लेके चला गया टोलमी का मैप। टोलमी के मैप के अनुसार भारत जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने थोड़ी पृथ्वी को परिधि छोटी कर दी, इसका मतलब जल्दी आ जाएगा। तो जल्दी आ जाएगा, तो जब ये जा रहे थे तो ये पश्चिम दिशा की ओर गए, तो इनको उत्तरी अमेरिका, यानी आज का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मिला। दूर से दिखा इनको कि एक आइलैंड है, वहाँ पे पास में गए तो उनको उत्तरी अमेरिका मिला। तो उत्तरी अमेरिका में गए तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इंडियंस नहीं है, मतलब इंडियन से नहीं है, क्योंकि वैसे भी अमेरिका के लोग जो हैं वो भारत के से मैच नहीं करते, तो वो ज़्यादा गोरे हैं। अब क्या हुआ कि इसने उनको नाम दिया रेड इंडियन। उसने कहा क्या है, रेड इंडियंस है ये कौन है, रेड इंडियन है। क्योंकि ऐसे तो इंडिया वालों को जो जानते थे कि वो थोड़े काले हैं, लेकिन सांवले हैं, लेकिन ये जो थे वो ज़्यादा ही रेड थे, यानी कि ज़्यादा गोरे थे, इसलिए इन्होंने कहा नाम दिया रेड इंडियन नाम दिया। और इन्होंने वापस आकर के कहा कि मैंने क्या किया, इंडिया की खोज कर ली। ये कहे थे 1492 ईस्वी के अंदर, लेकिन उसके बाद में 1498 ईस्वी के अंदर 1498 ईस्वी के अंदर इरेटोस्थनीज का मैप लेकर के जाते हैं वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाली है, तो ये चलते हैं इरेटोस्थनीज का मैप लेकर के। जब ये चलते हैं तो ये अफ्रीका का चक्कर लगा करके भारत की खोज कर लेते हैं, क्योंकि देखो इरेटोस्थनीज जो मैप बनाया है उसने उस परिधि कितनी बताई है, 25,000 मील, और वास्तविक परिधि कितनी है, 24,800 मील है। पृथ्वी की वास्तविक जो परिधि है वो कितनी है, 24,800। मतलब इनका सटीक था ये पूरा का पूरा जो इन्होंने मेजरमेंट किया था। अब वास्को डी गामा जब गए तो उन्होंने देखा कि भारत तो ये है, वो तो किसी और दुनिया की खोज कर दी उन्होंने, तो तब उसको नाम दिया, जो अमेरिका जिसकी खोज की थी उसको नाम दिया नई दुनिया। उसे क्या नाम दिया, नई दुनिया की। ये तो नई दुनिया की ही खोज कर दी उन्होंने।
तो जब वास्को डी गामा की खबर वहाँ के राजा को मिली कि उसने भारत को ढूंढ लिया है, मसाले वहाँ पे होते हैं, इन्होंने देख लिया है, तो तब उन्होंने कोलंबस को सज़ा दी। उन्होंने कहा कि तुम तो किसी और ही दुनिया को खोज करके आ गए हो, तो इसको क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई, इसको फांसी दे दी गई, यानी कि इसको मृत्युदंड दे दिया गया। और किसकी वजह से हुआ ये सब काम? टोलमी की वजह से। टोलमी ने 12,000 मील परिधि बताई थी पृथ्वी की, जिसके मैप के अकॉर्डिंग कोलंबस गए थे। और ये तो अचानक से ही अमेरिका की खोज होगी, वरना वो अमेरिका की खोज के लिए नहीं निकले थे। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बात थी सबकी, ये सब बातें जो थी ये वाली थी प्राचीन काल की, ठीक है ना, प्राचीन भूगोल की बातें थी, टोलमी तक की बातें। उसके बाद में मध्य युग आ जाता है। मध्य युग के अंदर खोजें शुरू हो जाती हैं। खोजें, ये जो टाइम है ये मध्य युग का टाइम है। उसके बाद में आएगी 17वीं ईस्वी की बात आएगी, 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी के अंदर क्या होगा, अब धीरे धीरे वापस से भूगोल, यूरोपियन भूगोल की पुनर्जन्म होगा। ठीक है, जो यूरोपीय भूगोल है उसका पुनर्जन्म हुआ। यूरोपियन भूगोल का पुनर्जन्म हुआ, यानी कि यूरोप के अंदर फिर से भूगोल की एक लहर जगी 17वीं शताब्दी के अंदर। और 18वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के समय भूगोल की जो उद्भव और वितरण के बारे में, भूगोल का जो प्रतिरूप देखा जाता था, जो भूगोल का अध्ययन किया जाता था, अब उसे बढ़ा करके उद्भव, भौगोलिक प्रतिरूपों के, भौगोलिक प्रतिरूपों के उद्भव एवं वितरण का अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, अब यानी समय आ चुका है 18वीं शताब्दी का। और इस समय अब सिर्फ भूगोल को ये नहीं देखा जाता कि भूगोल में कहीं पहाड़ है और कहीं पर ये चीज़ें हैं, नहीं, वो सिर्फ ये नहीं देखा गया। अब ये देखा गया कि ये पहाड़ बने कैसे हैं, ये पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे जो है वो बने कैसे हैं, ये गहरी गहरी घाटियाँ हैं वो कैसे बनी हैं। यानी अब वो किस पर हो गया, उसका उद्भव और उसका वितरण, कि ये कितनी कितनी लंबी है, कैसे कैसे हैं, इन सब का अब क्या किया जाने लगा, अध्ययन किया जाने लगा। इससे पहले तो यही देखा जाता था कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है, तर्शीनुमा है। देखो इस समय प्राचीन काल की बात करें तो उस समय बताया था कि पृथ्वी एक तर्शीनुमा है और वो 4 खंभों पर टिकी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने पहले ऐसे ही बताते रहे, अपने आइडिया लगाते रहे और तुक्के लगाते रहे। और अगर कोई आगे से उसके तुक्के का काट नहीं मिला तो इसका मतलब वो तुक्का सही है। ठीक है, वही सही माना जाता था। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चलती रही पहले। ठीक है, फिर जाकर के यानी पुनर्जन्म हुआ जब, तब जाकर के थोड़ा थोड़ा आधुनिक चीज़ों का हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं आधुनिक भूगोल की। ठीक है, आधुनिक भूगोल का जो विकास है, आधुनिक भूगोल का विकास 17वीं शताब्दी के समय यूरोपियन भूगोल के पुनर्जन्म के टाइम शुरू हुआ। ठीक है, और 19वीं शताब्दी आते आते 19वीं शताब्दी आते आते यूरोप सहित पूरे विश्व में भूगोल को एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। ठीक है, अब भूगोल को अलग अलग विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा है। तो जैसे ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा साक्षरता बढ़ेगी, तो धीरे धीरे उनका क्या होगा, आपस में मतभेद बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मतभेद, कोई ऐसे कहेगा तो दूसरा कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे मतभेद बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी गहराइयों का पता चलता रहेगा। और इन मतभेदों के बाद में ही भूगोल भूगोल है ये आगे चल करके 2 शाखाओं में बढ़ जाएगा। एक आ जाएगा हमारे पास में भौतिक भूगोल और एक आ जाएगा मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल को हमने पिछली क्लास के अंदर, पिछली मतलब साल में BA पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। और BA पार्ट फर्स्ट से वो पहले 11th क्लास में आया था भौतिक भूगोल। और इस बार अपन पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के बारे में। ठीक है, तो ये रहेगा मानव भूगोल। क्लियर है। और मानव भूगोल के जो जनक हैं वो रहेंगे फ्रेडरिक
रेटजल, फ्रेडरिक रेटजल जो है ये मानव भूगोल के जनक होंगे और ये मानव भूगोल के जनक हैं। और इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोजोग्राफी इनकी पुस्तक का नाम आएगा। और ये भी जर्मनी से ही है, रेटजल जो हैं ये भी जर्मनी के ही भूगोलवेता है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है वो पसंद आई होगी, आपने इंटरेस्टिंग से देखा होगा इस क्लास को। तो ठीक है, आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।